हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 4 को। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। यदि आपको इस वीडियो के सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझना है तो आप इस चैप्टर के इसके पहले के तीनों पार्ट जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपने वो तीनों पार्ट ऑलरेडी देखे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 का पहला टॉपिक, जो है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए सिंपली प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात के समानुपाती होता है, वे सभी अभिक्रियाएं कहलाती हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि एक अभिक्रिया है जो इसमें R जो है वो P में बदल रहा है। R अभिकारक है, P उत्पाद है, इसमें बदल रहा है। और अगर प्रयोगों द्वारा देखा जाए, ये चीज देखा जाए कि इसका जो वेग है वो अभिकारक R की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती है, तो ऐसे समय में ये अभिक्रिया जो होगी वो कहलाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनका प्रयोगों द्वारा अगर वेग निर्धारित किया जाए और पाया जाए कि इनका वेग जो है वो अभिकारक की जो सांद्रता है उसके प्रथम घात के समानुपाती है, तो वे सभी की सभी अभिक्रियाएं कहलाएंगी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। इसको हम जानते हैं कि इसको एक और तरीके से लिखते हैं। अगर इसको चाहे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वेग बराबर यहाँ समानुपाती की जगह हम लोग K लिख सकते हैं और यहाँ R भी लिख सकते हैं। एक चाहे तो लगाए चाहे न लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी कोई पावर नहीं होता तो मतलब वहाँ पावर कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग जनरली नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर जो K है आप सबको पता होगा कि K बराबर क्या होता है, वेग स्थिरांक। ये होता है K बराबर वेग स्थिरांक। और ये जो आपको यहाँ पर मिला है ये कहलाता है क्या, वेग नियम या वेग समीकरण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग नियम या वेग समीकरण। तो सिंपली आप लोग अगर वेग समीकरण के आधार पर इसकी परिभाषा देना चाहें, जैसा कि आप पहले से देते आए हैं, तब भी आप बता सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इसके लिए हम लोग बता सकते हैं कि ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनका प्रयोगों द्वारा निर्धारित जो वेग समीकरण है उसमें अभिकारकों के सांद्रता पदों के जो घातों का योगफल जब 1 हो जाए तो वे अभिक्रियाएं भी आपका कहलाएंगी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। इसके बहुत सारे रियल एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें लगता है ये आपको बहुत बेटर समझ में आने वाला है। जैसे इसका सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण या इसको हाइड्रोजनम भी कहते हैं, ठीक है। एथीन देखिए गैस है जिसको हम लोग C2H4 लिखते हैं, ये गैस है। और जब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, एथीन गैस ढेर सारा लेके, ठीक है, जब इसमें इसका हाइड्रोजन कराया जाता है एथीन गैस का मतलब यहाँ पर, तो होता क्या है कि एथीन गैस के हाइड्रोजन में आपका जो ये अभिक्रिया होती है, ये यहाँ पर एथीन गैस का हाइड्रोजन कराने पर ये बनता है C2H6 गैस, यानी कि यहाँ पर एथेन बनता है, ये एथेन बनता है और ये होता है एथीन। तो प्रयोगों द्वारा पाया गया कि जब इसका प्रयोगों द्वारा वेग नियम या वेग समीकरण लिखा गया, इसका लिखा गया वेग समीकरण, प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया गया जब वेग समीकरण, तो पाया गया कि इस रिएक्शन का जो वेग है वो कुछ इस तरह प्राप्त होता है कि वो एथीन यानी C2H4 जो है इसके प्रथम घात के समानुपाती होता है और जो ये हाइड्रोजन है इसके शून्य घात के समानुपाती होता है। ये जब प्रयोगों द्वारा इसका वेग नियम निकाला गया, वेग समीकरण निर्धारित किया गया, तो पाया गया कि इसका वेग जो है ये एथीन के प्रथम घात के समानुपाती और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसके शून्य घात के समानुपाती पाया गया। हमने आपको बताया था कि ये शून्य घात या ये चीजें कैसे होती हैं। इसके पहले वाला जब हम शून्य कोटि की अभिक्रियाएं पढ़ा रहे थे तो हाँ हमने आपको सब कुछ बताया था कि क्यों अभिक्रियाएं जो है कि यहाँ शून्य कोटि क्यों हो जाती हैं, क्यों इस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सारी चीजें बता चुके हैं, तो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो 2 बार बताने से कोई मतलब है नहीं। तो वहां पर आप समझ रहे होंगे कि ऐसा होता है। तो जब ऐसा कोई हो, यानी कि इसका अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि वेग बराबर K और यहाँ पर लिख सकते हैं C2H4।
तो ये आपका निकल के आ गया। यहाँ पर देखेंगे कि इस वेग समीकरण में जो अभिकारक है इसकी सांता प्रथम है, प्रथम घात है यहाँ, तो ये जो अभिक्रिया होगी ये क्या कहलाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल देखते हैं, जो व्यवहारिक एग्जांपल आप बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, सुक्रोज यानी चीनी का जल अपघटन। देखिए चीनी जैसे ले लिए, क्या ले लिए, C12H22O11, ये क्या है, चीनी है। इसको हम लोग जल में घोल दिए और घोलने के बाद आप जानते हैं यहां पर कि जब इसको जल में घोल देंगे C12H22O11, इसको हम लोग जल में जब घोल देते हैं तो आप पाते हैं कि ये जल के द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने लगता है, ठीक है। जल में घोलने के बाद जल द्वारा धीरे धीरे अपघटित होगा और बनेगा C6H12O6 और प्लस बनता है, प्लस बनेगा C6H12 और O6, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं, आप जानते हैं कि इसको कहते हैं ग्लूकोज और ये जो होता है ये होता है फ्रक्टोज, ठीक है। अब आपके कभी कभी मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो सूत्र दोनों के सेम है, तो इनके नाम क्यों अलग अलग है और दोनों चीजें क्यों अलग अलग है। तो इन सब की जानकारियों को भी आपको क्लास 12 में ही पढ़ना है। आप क्लास 12 का ही एक चैप्टर है जैव अणु, उस जैव अणु में हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि आखिर इनके सूत्र एक ही है तो इसमें अंतर क्या है। तो आप देखेंगे कि वहां इसमें बहुत अंतर है और इनके गुण भी बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं शून्य कोटि के प्रथम कोटि के अभिक्रियाओं पर। तो ये देखिए ये चीनी है यानी कि ये सुक्रोज है, तो ये इसका जल अपघटन कुछ इस तरह से होता है, दो भागों में बंटता है, तो ये भी एक रिएक्शन है। और जब प्रयोगों द्वारा इसका वेग समीकरण निर्धारित किया जाता है तो पाया जाता है कि इसका जो वेग समीकरण होता है कुछ इस प्रकार होता है कि वेग बराबर यहाँ K होता है यानी वेग स्थिरांक और C12H22O11 यहाँ इस पर पावर 1 होता है और H2O पर पावर होता है 0, ये चीज होता है। यानी सिंपल सी बात है, इसका वेग समीकरण केवल इतना ही होने वाला, क्योंकि पावर किसी पर 0 हो गया, ठीक है, किसी पर भी पावर हो गया, मान लीजिए H2O है, इस पर पावर अगर 0 होगा तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है किसी कहीं भी पावर अगर 0 हो गया तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। अभी हमने लिख दिया यहाँ 100 और इस पर लिख दिया पावर 0 तो इसका मान क्या हो गया, 1, ठीक है। अभी हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, भले ही हमने 2 लिख दिया, पावर 0 किया तो इसका क्या हो गया, 1। तो ये चीज आपको याद रखना हो, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वेग केवल इसके प्रथम घात पर ही, इसके प्रथम घात के समानुपाती है, तो ये भी अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व में आप जानते होंगे रेडियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ठीक है, जिनके बारे में आज अच्छे से जानते होंगे। ये रेडियो एक्टिव तत्व में क्या होता है कि इनका विघटन होता है। विघटन मतलब क्या होता है कि इनका विघटन होगा कि ये कहीं रखे रहेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें से अल्फा किरणें, गामा किरणें और तमाम किरणें निकलती रहती हैं और ये दूसरे तत्वों में बदलते रहते हैं। तो इनका विघटन भी होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसे एक सिंपल एग्जांपल में आपको दे रहे हैं, रेडियम, Ra रेडियम होता है, ठीक है। रेडियम का जब विघटन होता है तो ये इसमें से एक अल्फा कण निकल जाता है, ठीक है, अल्फा कण यहाँ 2 और 4। जब ये निकल जाता है तो यहाँ पर जो बचता है वो आपका बचता है रेडान में। रेडान मतलब यहाँ हो गया 86 और यहाँ हो गया 222 और ये जो होता है वो होता है 88 और यहाँ होता है 226। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जब रेडियम का विघटन होता है, यहाँ पर क्या होता है, विघटन। जब रेडियम का विघटन होता है यानी रेडियम से जो है अल्फा कण बाहर निकल जाता है तो इसके बाद रेडियम बदल जाता है रेडान में। तो ऐसे जितने भी विघटन हो गए वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। इनका जब वेग समीकरण निकाला जाता है यानी प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है तो पाया जाता है कि इनका वेग समीकरण कुछ इस प्रकार होता है कि वेग बराबर K और यहाँ रेडियम के जो सांता होता है इस पर पावर होता है 1। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो वेग है वो अभिकारक यानी रेडियम के सांता के प्रथम घात के समानुपाती है, इसलिए ये अभिक्रियाएं जो होंगी या ये अभिक्रिया जो है वो कहलाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इस तरह आप प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगले पॉइंट की ओर चलेंगे और हम लोग देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। इसके पहले वाले पार्ट में ही आप समाकलित वेग समीकरण स्टार्ट कर दिए थे और वहां पर आप लोगों ने देखा था शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब हम लोग यहाँ देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण।
और आपको बता दें कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। और आपको ये भी बता दें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण पर बहुत सारे सवाल आपको बुकों में मिल जाएंगे और ये एग्जाम में लगभग हर साल लगभग एग्जाम में 1 या 2 सवाल यहाँ से आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए उसको हम लोग समाकलित समीकरण को देख लेते हैं और इनको जो है हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक अभिक्रिया मान लिया और मान लिया है कि अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में जो आर है वो अभिकारक है और जो पी है वो क्या है, उत्पाद है। इसके साथ साथ यहाँ हम कुछ और भी मानने वाले हैं, जैसे हम यहाँ मानने वाले हैं कि जो आर की प्रारंभिक सांद्रता है वो है R0। अब प्रारंभिक सांद्रता का क्या मतलब होता है? प्रारंभिक सांद्रता का यही मतलब है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो ऐसे समय जो अभिकारक की सांद्रता हम लोग जितनी लेते हैं वही उसकी कहलाती है प्रारंभिक सांद्रता, यानी t बराबर 0 पर सांद्रता। अब यहाँ पर अगर हम लोग अब कुछ समय बाद रिएक्शन स्टार्ट कर दिए, मान लीजिए रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो समय के साथ क्या होगा, अभिकारक जो है उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होने लगेगी, यानी समय के साथ उसकी सांद्रता में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो हमने मान लिया है कि t समय के बाद इसकी सांद्रता हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है R की सांद्रता, ठीक है। अब t समय बाद मतलब कि 2 सेकंड 4 सेकंड 1 मिनट बाद, मतलब जितने भी समय हो, समय बीतने के साथ इसकी सांद्रता हमने इतनी मान लिया है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि की, जिसका वेग नियम जब लिखेंगे हम लोग वेग नियम, तो क्या आपको निकल के आएगा, वो निकल के आएगा वेग बराबर यहाँ पर क्या होने वाला k और यहाँ पर क्या होने वाला R की सांद्रता। इसके प्रथम घात रहेगा, लिखे चाहे न लिखे, प्रथम कोटि के लिए वेग नियम यही निकल के आता है। अब इसका अगर हम लोग अवकल वेग समीकरण लिखेंगे, या सिंपल आप जानते हैं कि वेग बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वेग बराबर आप लोग जानते होंगे, आपको पता होगा कि वेग बराबर हम लोग लिख सकते हैं dr की सांद्रता अपॉन यहाँ पर लिख सकते हैं dt। इसको आप लोग पार्ट फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं, जो इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वही पढ़ चुके हैं कि वेग बराबर ये कैसे आता है। और आपने पढ़ा होगा कि यहाँ आगे माइनस भी होता है, क्यों होता है, क्योंकि अभिकारक है, समय के साथ अभिकारक खत्म होगा, इसलिए माइनस का चिन्ह लगता है। बराबर यहाँ पर k क्या होगा, R की सांद्रता, ठीक है। इसको हम लोग अवकल वेग समीकरण भी कहते हैं, डी लग जाता है तो अवकल वेग समीकरण उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये समीकरण आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस समीकरण को थोड़ा और जो है कि मॉडिफाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो R है, ये जो R है, R को एक साइड लेके आते हैं और ये T को उस साइड लेके आते हैं। तो देखिए ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि जब ये R इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा D और यहाँ पर हो जाएगा R अपॉन ये हो जाएगा R और इधर बराबर हो जाएगा K और इधर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। dt इधर ला दिए और R को उधर ले, क्योंकि ये R है तो R वाले को एक तरफ ले जाना जरूरी बनता है, ठीक है। और हम लोग चाहें तो ये माइनस इधर भी ला सकते हैं, क्योंकि किधर भी माइनस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर लगाएंगे तो थोड़ा वो सिंपल होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर दें कि यहाँ पर हम लोग जो है दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, क्योंकि समाकलित वेग समीकरण निकालना है तो हम लोग कर दें दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। थोड़ा बहुत तो समाकलन आप जानते होंगे, तो इतना तो हमें पता होगा कि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो समाकलन यहाँ पर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर समाकलन हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1 अपॉन जो है R की सांद्रता है और इसका समाकलन किससे करेंगे, dr के सापेक्ष हम लोग करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि समाकलन जब हम लोग करते हैं तो जो ये d है इसके बगल में जो है, इसी के सापेक्ष इसके बगल वाली जितनी भी चीजें होती हैं उसका हम लोग समाकलन करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग को यहाँ पर समाकलन करना है तो ये देखिए d के बगल में t है, तो इसके सापेक्ष जो भी बची हुई चीजें हैं उन्हीं का समाकलन करते हैं, ठीक है। तो वही देखिए ये 1/r है, यहाँ dr के अलावा 1/, ये r की सांद्रता है, तो इसका समाकलन करेंगे इसके सापेक्ष। और इधर देखिए k स्थिरांक है, तो भाई इस स्थिरांक को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर बच गया केवल क्या 1, और इसका समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष, ठीक है। ये जो d वाला है ये सापेक्ष होता है, इसके सापेक्ष करते हैं, ठीक है। अब जब समाकलन करेंगे तो देखिए इधर क्या होने वाला है, ठीक है। अब आपको मालूम भी होना चाहिए कि 1/r की सांद्रता जो होगा इसकी समाकलन करेंगे तो क्या आएगा। तो इसका समाकलन करने के लिए आपको अवकलन भी पता होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का व्युत्पन्न होता है, ठीक है, उसका उल्टा होता है। यानी कि अगर आप किसी चीज का अवकलन कर रहे हैं तो जो मान आ रहा है उसका समाकलन करेंगे तो उल्टा आपका क्या हो जाएगा, वही पहले वाला मान आएगा। तो आपको पता होगा कि अगर कहीं लिखा है log, ठीक है, e पर बेस x, तो आपने देखा होगा कि जब इसका हम लोग अवकलन करते हैं
d/dx के अनुसार, तो आप पाएंगे कि इसका मान आता है 1/x। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर 1/x का समाकलन करेंगे तो फिर से आपको क्या होगा, यही मिलने वाला। बस सिंपल यही चीज करते हैं कि इसका समाकलन करने का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग इस उधर वाले पद का समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करने पर ये देखिए 1/x के रूप में है, या यहाँ x के ये मान सकते हैं हम लोग। तो समाकलन करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा log e पर बेस मिल जाएगा क्या, r की सांद्रता। ठीक है, log e पर बेस r की सांद्रता मिल जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन करने पर यही मान आएगा। तो ये आपका हो गया, समाकलन करने पर ये आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, लग रहा है कि बहुत ज्यादा कठिन है, ये कहाँ से कैसे आ रहा है, जैसे आप अगर बायो के स्टूडेंट है, मैथ वालों को तो यही पढ़ना है दिन रात। ठीक है, अगर बायो के स्टूडेंट तो आप याद कर सकते हैं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इधर अगर हम लोग लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा k, और जब एक का समाकलन करेंगे तो जो यहाँ पर वही चीज आने वाला है जो यहाँ पर होता है, यहाँ t है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा t। ठीक है, ये आने वाला है, और प्लस यहाँ पर आता है i। ठीक है, अब i क्या है, तो i जो होता है, i को हम लोग कहते हैं, ये जो i है इसको हम लोग कहते हैं समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक। और हमने आपको बताया था कि कहीं कहीं i की जगह हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, c का भी करते हैं, c को भी समाकलन स्थिरांक करते हैं। तो स्थिरांक है, आप i माने चाहे c माने, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर i मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ये आपका एक समीकरण आ गया। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस साइड में, और हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिए ये स्थिरांक है, i स्थिरांक है, तो अब जाहिर सी बात है इस स्थिरांक की जगह कोई मान रखना होगा, क्योंकि ये तो अज्ञात स्थिरांक है। तो अब हम लोग को जो ये समीकरण मिला है, ये आपको याद रखना कि ये समीकरण इस अभिक्रिया यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के हर मान के लिए ये जो समीकरण होगा हर मान को संतुष्ट करने वाला है, यानी हर मान को ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कोई इसमें ज्ञात मान रखते हैं कि जो इस समीकरण, अगर कोई ज्ञात मान रखेंगे तो उस मान को भी ये समीकरण फॉलो करेगा, और वहां से i का मान हमको निकल के मिल सकता है। तो देखिए हम लोग को एक ही ज्ञात मान मालूम है, वो क्या मालूम है, वो है प्रारंभिक सांद्रता का समय। इस समय पर आपको t भी मालूम है और r की भी सांद्रता मालूम है, तो बस हम वही लिख देते हैं कि t बराबर 0 पर जो आपने देखा कि r की सांद्रता थी वो क्या थी, r0 थी, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता थी। ठीक है, ये मान जो है कि ये t बराबर 0 पर ये था। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि t बराबर 0 पर r बराबर क्या होगा, r0। ठीक है, से या यहाँ लिख सकते हैं कि का मान रखने पर, जब इसमें का मान, या लिख सकते हैं का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं। तो जब यहाँ मान आप रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, log हो जाएगा, और ये सिंपली e पर बेस यहाँ पर r की सांद्रता आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, आपके बुक में जो होगा ना वो ऐसे दिया होगा यल और यन। ठीक है, तो यल यन का मतलब ही ये है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि जब बेस ई हो तो उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, अब सिंपली उसी को हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। अब इस तरह आपको जो है, इस तरह आपको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह आप पढ़े ही नहीं है, आप इस तरह पढ़े, इसीलिए हम बार बार इस तरह प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, दोनों एक ही बात होने वाली है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमने लिख दिया, ये इस समीकरण में हम इससे मान रख रहे हैं, t बराबर 0 रख रहे हैं तो -k × 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए यहाँ केवल क्या बचेगा, i बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, जब हम t बराबर यहाँ 0 रख रहे हैं तो r की जगह क्या हो जाएगा, r0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ t 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको i बराबर log e, और ये मिल जाएगा r0। ठीक है, यानी i बराबर आपको log e प्रारंभिक सांद्रता मिल चुका है। ठीक है, यानी अब आप लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर अगर ये वाला मान आप वहां रख दिए तो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिखिए कि i का मान समीकरण 1 में रखने पर, i का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है log e, यहाँ पर r की सांद्रता, और बराबर आपको मिलने वाला है -kt, और इधर प्लस आपको मिलने वाला है log e, और यहाँ मिलने वाला है r की सांद्रता। ठीक है, और इसको मान लीजिए समीकरण 2।
इंपॉर्टेंट समीकरण है ये आपका। देखिए कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि log e, ठीक है, log e r की सांता और यहाँ समय के मध्य ग्राफ खींची, जैसा कि आपके बुक में खींचा भी होगा, ठीक है। ये ग्राफ खींचने का मतलब ये समझाना है कि कई इसमें ग्राफ खींच के कई ग्राफ खींच के आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा ग्राफ सही होगा, ठीक है। तो ग्राफ खींचना बड़ा ही आसान है। अगर कहीं ग्राफ खींचा जाए तो उसका आप जो है, जैसे ग्राफ खींच के हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इस साइड हम आपको ग्राफ दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको ग्राफ खींचना है तो ये जो समीकरण है इसका हम लोग तुलना कर देंगे y बराबर mx प्लस c, ठीक है। सरल रेखा के व्यापक समीकरण से जब इसकी तुलना करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ y बराबर जो है वो log e पर बेस है r, e बेस और यहाँ r है, और यहाँ पर देखिए t बराबर जो है आपका मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो t बराबर मिल रहा है, या x बराबर जो मिल रहा है वो मिल रहा है t, ठीक है। और c बराबर भी आप देख ही रहे हैं क्या मिल गया, ठीक है, c बराबर आपको मिल गया log e और यहाँ मिल गया r की सांता, ठीक है, r नॉट मिल गया, ठीक है। ये देखिए c है, तुलना करेंगे, देखिए ये y हो गया और देखिए ये m बराबर क्या हो गया, m बराबर हो गया माइनस k, x बराबर देखिए क्या हो गया t, और c बराबर देखिए ये वाला भाग सब लिख दिया हमने। अब ग्राफ खींचना है, कितना आसान है। ग्राफ में आप जानते हैं दो अक्ष होते हैं, ठीक है, ये कौन अक्ष होता है y, और ये कौन सा अक्ष होता है x अक्ष, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचना है, log ये e पर बेस r के सांता और t के मध्य, तो इधर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इस साइड कौन होगा, इस साइड y अक्ष पर होगा log e r की सांता, ठीक है, इधर ऊपर की तरह, और इधर कौन होगा t यानी कि इधर हो जाएगा कौन, समय, ठीक है। इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे तो आप देखेंगे ये क्या है, ये ग्राफ जब खींचेंगे इनके बीच, ठीक है, तो एक सरल रेखा बनेगा क्योंकि सरल रेखा से तुलना हो रही है। तो देखिए यहाँ पर c क्या है, c आपका log e ये r है, तो c क्या होता है, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड होता है, तो इधर y अक्ष पर कहीं कटा होगा, कोई एक बिंदु होगा यहाँ y अक्ष पर, और ये बिंदु का मान जो होगा वही होगा log e और ये r नॉट की सांता, ठीक है। यही से रेखा जाने वाली है, देखेंगे किधर जाती है, तो उसके लिए हम लोग को ये m का मान देखना होगा। m का मान क्या है, माइनस के, ये क्या है, m ढाल है, माइनस के है, माइनस का मतलब रेखा किधर आएगी, इस साइड में आएगी, ठीक है, माइनस है तो इस साइड में आएगी, ठीक है, सिंपल आप जानते होंगे। और यहाँ पर ये इसकी जो ढाल होगी वो क्या होगी, माइनस की। तो इस तरह आपने एक यहाँ पर ग्राफ खींच दिया, और ये जो ग्राफ होता है वो ग्राफ जो होता है ये log e और r की सांता और समय के मध्य का एक ग्राफ है, जो आपकी बुक में दिया होगा। कैसे खींचते हैं हमने सब आपको बारीकी से समझा दिया, ठीक है। तो ये यही पर ग्राफ खींचा जाता है, और ये जो होता है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या करता है, दर्शाता है। तो ये ग्राफ कहीं पर पूछा जा सकता है, वैसे आपके एग्जाम में बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बाद बड़े एग्जामों में पूछा जा सकता है। ग्राफ देखिए कि कौन सा ग्राफ जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है, तो वहां के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये समझ लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग और सरल बनाते हैं, ठीक है, सरल बनाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सरल बनाने के लिए ये KT को इस साइड लेके आते हैं, यहाँ KT प्लस में हो जाता है, और KT बराबर इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये देखिए हो जाएगा log और e r नॉट की सांता, और देखिए माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, log e r, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, KT बराबर निकालते, तो आप जानते हैं कि log a माइनस log b का सूत्र क्या होता है, उसका मतलब होता है कि log एक साथ हो जाता है, और यहाँ ये बटे में चला जाता है, ये log r नॉट बटे हो जाएगा log r की सांता, ठीक है। ये चीज आप लोग समझेंगे, जैसे आप सिंपल जानते होंगे कि log a बाई b का मतलब होता है log a माइनस log क्या होता है, b। तो सेम देखिए log a माइनस b था, तो उसकी जगह हमने log a बटे क्या रख दिया, b लिख दिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप इसको समझ रहे होंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग और सरल करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सरल करने का क्या मतलब है, आप लोग को ये चीज कंफर्म होगा कि आप log e पर कोई भी गणना नहीं करते। जब भी गणना करते हैं तो किस पर करते हैं, log 10 पर बेस करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस log e पर गणना नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग इसको log 10 पर बेस बदलते हैं। तो जब log 10 पर बेस बदलते हैं तो वो भी आपको पता होगा कि log 10 पर बेस बदलते हैं तो क्या होता है। इसके पहले वाले चैप्टर विद्युत रसायन में आपने पढ़ा था कि log 10 पर बदलने के लिए ये इससे बाहर निकल जाता है 2.303, ठीक है, 2.303, और यहाँ हो जाएगा log, और इसके बाद जो बाकी चीजें हैं यहाँ 10 पर बेस हो जाएगा, और यहाँ r की सांता, प्रारंभिक सांता अपॉन r के t समय बाद सांता, ठीक है। अब देखिए ये जो सूत्र आ गया ये बड़ा ही एडवांस और एक्यूरेट सूत्र है,
इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं पर जितने भी कैलकुलेशन होते हैं या जितने भी सवाल होते हैं हम इसी के आधार पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें सिंपल रूप में आ गई हैं। ठीक है, ये देखिए लॉग भी 10 का बेस हो गया, अब आसानी से आप लॉग का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं k बराबर आपका लिखेंगे 2.303 अपॉन लिखते हैं t, और यहाँ लिखते हैं लॉग, और ये r नॉट यानी प्रारंभिक सांद्रता अपॉन t समय पर सांद्रता। ठीक है, तो हमें लगता है इन दोनों में कोई भी अंतर होने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं केवल और केवल t नीचे लाया गया है। तो ये जो समीकरण है यही कहलाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है, और आपको याद रखना है बड़ा ही मतलब एडवांस समीकरण है, बहुत ही बेहतरीन समीकरण है, तो इसको आपको हर हालत में याद रखना होगा। ठीक है, अब इसके हम विभिन्न रूप भी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इसके अलग अलग रूप होते हैं तो उसको पहचान नहीं पाते या उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हम इसके जितने भी रूप हैं वो सब रूप को भी बता दे रहे हैं आपको। तो इसके सभी रूपों को हम लोग बता देते हैं जिससे आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। देखिए यहाँ पर कभी कभी होता क्या है कि कई बुकों में आप लोग देखेंगे कि कई बुकों में प्रारंभिक सांद्रता जो होता है उसको ले लेता है a, और t समय पर सांद्रता ले लेता है a माइनस एक्स। ठीक है, कि ये प्रारंभिक सांद्रता थी और यहाँ से समय के साथ कुछ भाग जो था इसका खत्म हो गया, समय के साथ खत्म ही होगा, तो यक्स मान लेते हैं खत्म हो गया, तो ये a माइनस यक्स इसका बचा होगा, t समय बाद सांद्रता ये होगा, तो ये मान लेते हैं। तो ये ऐसे मानने पर जो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण होगा वो कुछ इस प्रकार आएगा कि k बराबर आपको सारी चीजें तो वही होंगी 2.303 अपॉन होता है t, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग 10 पर बेस। यहाँ देखिए ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता यानी कि उसके अनुसार a, और यहाँ t समय पर सांद्रता क्या है, ये देखिए r हमने माना था पहले वाले में, तो उसके जगह हमने मान लिया a माइनस एक्स, तो ये a माइनस हो जाएगा x। ठीक है, इस रूप में आपको समीकरण मिलने वाला है। तो बहुत लोगों को ऐसे मिलता है तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यहाँ पर तो ऐसे था, यहाँ पर ऐसे हो गया। अरे वो तो आपके मानने के ऊपर है कि आप क्या मान रहे हैं, वही चीज आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई t1 समय पर सांद्रता है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि प्रारंभिक सांद्रता जो थी r नॉट थी। ठीक है, इसके बाद जो है सांद्रता t समय पर जो सांद्रता थी t1 समय पर सांद्रता मान लेते हैं कि वो r यहाँ पर हो गया r1। ठीक है, और यहाँ पर हमने मान लिया कि t2 समय पर सांद्रता, ठीक है, ये मान लिया r2। ठीक है, ऐसे मान लिया, और ये हमको मान लीजिए नहीं मालूम है। ठीक है, और ऐसे समय में हमको ये अप्लाई करने के लिए कह दिया गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर। तो अब लोग सोचेंगे कि अरे यहाँ तो प्रारंभिक सांद्रता दिया ही नहीं, अब इसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो बड़ा ही सिंपल है, ऐसे समय में जो आपको सबसे पहले वाली सांद्रता दिया उसी को प्रारंभिक सांद्रता मानिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि जो बाद वाली है उसको t समय पर सांद्रता मान लीजिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि समय क्या रखा जाए, तो समय, अरे समय इनके और इनके बीच क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। जितने समय अभिक्रिया में लगा वही उसका समय कहलाता है। यानी ऐसे के लिए अगर हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग कुछ इस तरह से निकालेंगे कि k बराबर हो जाएगा 2.303। ठीक है, और समय की यहाँ बात क्या, आखिर समय क्या रखा जाए, तो समय इसमें जितना लगा है, समय इसमें लगा होगा t बराबर क्या लगा होगा t2 माइनस t1, इनके बीच का अंतराल ही तो समय लगा होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, t2 माइनस लिख सकते हैं t1। ठीक है, और यहाँ लॉग लिख सकते हैं 10 पर बेस, और यहाँ क्योंकि समय ये निकाले हैं तो यहाँ पर क्या होती है प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता मतलब क्या हो गया, t1 समय पर सांद्रता। ठीक है, t1 समय के सांद्रता को प्रारंभिक सांद्रता मानेंगे, यानी ऊपर हम लोग मारेंगे r1 की सांद्रता और नीचे क्या हो जाएगा r2 की सांद्रता। तो ये इसका एक और रूप है जो आपके बुकों में मिल जाएगा। वैसे ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल बता दें कि ये जो मेन समीकरण है इसी पर ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हमें नहीं लगता कि कोई खास है। इसके साथ साथ देखिए इस समीकरण को भी एक विशेष तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, उसको भी देख लीजिए, वो भी काफी एडवांस चीज है, तो उस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए। देखिए इस समीकरण का अगर हम लोग एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग, ठीक है, तो एंटी लॉग से यहाँ से लॉग खत्म हो जाएगा और इधर तो लॉग है नहीं, तो देखिए कुछ इस टाइप का मान आने वाला है। यहाँ पर r नॉट अपॉन r बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा जो है कि e पर बेस हो जाएगा kt। ठीक है, तो ये चीजें आपका होने वाला है, लेकिन बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। बुक में कुछ इसका उल्टा ऐसे मिलने वाला है, तो इसका उल्टा आपको इस तरह मिलने वाला है कि यहाँ r ऊपर होगा और r नॉट कहाँ होगा, नीचे, और बराबर e पर बेस माइनस kt मिलने वाला है।
तो ये दोनों एक ही समीकरण है। इसको देखिए इससे लिया गया है, समीकरण 2 से इसको बनाया गया है, ठीक है। समीकरण 2 में अगर हम -k2 को इसी साइड छोड़ेंगे तो ये जाएगा उस साइड, और यहाँ उस साइड जाने के बाद ये आपको log e पर बेस r की सांता अपॉन r0 की सांता बराबर यहाँ पर -kt मिलने वाला है, ठीक है। अगर -kt को छोड़ के इसको भेजा जाए तो ये उधर जाके माइनस होगा, ऐसे समय में ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, इधर -kt हो जाएगा, और इस पर जब ये अप्लाई करेंगे एंटी लॉग जब इसका लेंगे, ठीक है, तो आप लोग इसी को समझिए तो ज़्यादा बेटर होगा। हमें लगता है ये ज़्यादा बेटर नहीं है। तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आप पाएंगे कि इसका एंटी लॉग लेने पर आपको क्या मिलने वाला है, इस लॉग इधर से हट जाएगा, और जब लॉग हट जाएगा इधर का एंटी लॉग लेंगे तो ई पर बेस -kt हो जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग आपको लेने आता होगा, पता होगा, ठीक है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि r के सांता बराबर इसको ले सकते हैं r0 e माइनस इस पर पावर -kt। अब इस समीकरण का कोई महत्व नहीं है, अगर आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं भी याद होता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सिंपल समीकरण है, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा जाता है, और नॉर्मल तरीके पर इस पर कोई भी आपको कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए नहीं आता है। पर याद रखना होगा कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया को ये भी क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज है कि आपको जो ये मेन समीकरण आया है इस पर भी ग्राफ खींचने के लिए बोला जाता है, और बोला जाता है ग्राफ खींच के कि इसमें जो है जब भी ग्राफ खींचा जाएगा टी और इनके मध्य ग्राफ खींचा जाएगा तो इनके मध्य भी ग्राफ खींचने के लिए बोला जाता है। तो उस पर भी हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए कितना आसान है, यहां से देखिए ग्राफ खींचना कितना आसान है, जल्दी से हम ग्राफ खींच देते हैं। यहां देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ग्राफ खींचना है तो इसको हम लोग इस साइड ले जाते हैं और उसको उस साइड ले जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लॉग और यहाँ पर क्या करते हैं r0 की सांता, और इधर r एक साइड ले जाते हैं क्योंकि इनके ये 10 पर बेस है, इनके और t के मध्य में ही ग्राफ खींचा जाएगा क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो इनके और t के मध्य में ग्राफ खींचा जाएगा। तो इधर हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, और इधर इसको एक साइड इधर छोड़ के बाकी उधर ले जाते हैं, तो जो उधर ले जाएंगे तो आपको बचेगा kt अपॉन हो जाएगा 2.303, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे तो आपको पता ही है कि y बराबर क्या हो गया, ये वाला भाग y हो गया, ठीक है। m x क्या हो जाएगा, ठीक है। x देखिए यहाँ पर x जो हो जाएगा, अच्छा पूरा लिख ही देते हैं तो हमें लगता है कि बेटर होगा, ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में हो सकता है ना समझ में आए। तो ये हो जाएगा y बराबर लॉग, तुलना करेंगे तो 10 r की सांता प्रारंभिक सांता अपॉन ये r हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर आपका क्या हो जाएगा t, ठीक है। बाकी इसके पहले जो लिखा है वो m का मान होगा, यानी m बराबर आपका हो जाएगा k अपॉन हो जाएगा 2.303, ठीक है। और c बराबर देखिए यहाँ तो कुछ है नहीं, तो c बराबर क्या हो गया, g, ठीक है। अब ग्राफ खींचेंगे, देखिए ग्राफ खींचना कितना आसान हो गया, ठीक है। y अक्ष ये हो गया और x अक्ष ये हो गया, ठीक है। y अक्ष पर हम लोग किसको रखेंगे, y अक्ष पर जो y का मान आ रहा है, कौन आ रहा है, log 10 पर बेस प्रारंभिक सांता अपॉन t समय बाद सांता, ये y अक्ष पर, और इधर क्या होगा, t होगा, यानी कि इधर क्या होगा, समय होगा, किस अक्ष पर, x अक्ष पर, ठीक है। y x अक्ष पर करने के बाद अब लोग स्टार्ट करेंगे, c देख लेंगे, c तो 0 है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। y अक्ष पर कटा हुआ अंतर्गत c होता है, मतलब यहाँ से रेखा जाएगी, किधर जाएगी देखना होगा, तो देखेंगे m जो है प्लस में है, प्लस का मतलब किधर जाएगा, रेखा इस साइड जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो ढाल होगा वो ढाल बराबर k अपॉन हो जाएगा 2.303, ठीक है। तो ये इसका होने वाला है। तो हमें लगता है कि ये ग्राफ भी आप आसानी से समझ गए होंगे, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ है, इनके मध्य कुछ इस टाइप से बनने वाला है। तो ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु देख लेते हैं, ठीक है। प्रथम कोटि की अर्धायु भी देखना बहुत जरूरी है, तो उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। देखिए अर्धायु के बारे में आप इसके पहले वाले पार्ट में जब शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु पढ़ रहे थे तभी जान चुके हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जितना समय लगता है वही समय कहलाता है अभिक्रिया की अर्धायु।
मतलब अर्धायु वह समय है जिस समय में जो भी अभिकारक होगा उसकी प्रारंभिक सांद्रता केवल कितनी बचती है, आधी बचती है, यानी आधा रिएक्शन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु के बारे में हमको डिस्कस करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए अर्धायु मतलब यही है कि अर्धायु का मतलब कि अगर इसकी प्रारंभिक सांद्रता जो है कि वो क्या है। अच्छा पहले देख लीजिए अर्धायु को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जो अर्धायु होता है किसी भी रिएक्शन का जो अर्धायु होता है उसको हम लोग T1/2 से प्रदर्शित करते हैं, T हाफ से, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु का मतलब कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता जो है ये, ठीक है, ये जब हो जाए जो है आधी, आधी का मतलब कि यहाँ पर जो समय T हाफ के बाद समय के बाद जो सांद्रता हो जाए वो आधी हो जाए प्रारंभिक सांद्रता का, यानी कि R0/2 हो जाए, ठीक है। तो ये इतनी सांद्रता थी और T समय बाद हम लोग मान रहे हैं कि ये सांद्रता है, यानी T हाफ समय बाद मान रहे हैं, T समय बाद सांद्रता हम लोग इसी को मानते ही है, शुरू से पढ़ रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि अर्धायु समय के बाद सांद्रता है, तो सिंपल परिभाषा के अनुसार प्रारंभिक सांद्रता का आधी सांद्रता जितने समय में हो जाए वही समय कहलाता है अभिक्रिया की अर्धायु। यानी T हाफ समय बाद जो सांद्रता बचने वाली है R की, वो कितनी बचने वाली है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। अब यहाँ से अर्धायु का हम लोग सूत्र निकालेंगे, तो देखिए कितना आसानी से सूत्र निकलेगा। हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण जानते हैं कि वहां से क्या होता है, K बराबर होता है 2.303/T और यहाँ पर होता है log 10 पर बेस होता है R की प्रारंभिक सांद्रता बटे यहाँ पर होता है T समय बाद सांद्रता। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, ठीक है। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब आपको बताया था हमने कि समाकलित वेग समीकरण जो होगा वो हर एक कंडीशन पर लागू होगा, तो अर्धायु पर भी लागू होगा, तो लागू करते हैं। अगर हम K की जगह रख देते हैं यहाँ K 2.30T और T की जगह हम लोग रख देते हैं T हाफ, ठीक है। तो ऐसे समय में यहाँ हो जाएगा log 10 पर बेस और ये R प्रारंभिक सांद्रता तो वही रहेगा, लेकिन ये जो R की सांद्रता है T हाफ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R0 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, R0 क्या जाएगा 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब T हाफ निकालना है तो हम लोग T हाफ को उधर ले जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हो जाएगा 303/K इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि T हाफ हम लोग ज्ञात करना है, T हाफ इधर ले जाते हैं, ठीक है। अर्धायु K को इधर लेके आते हैं तो ये यहाँ और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ log 10 पर बेस, ये देखिए इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 देखिए बट्टे के बट्टे तो कहाँ जाएगा, ऊपर, ये होने वाला है, ठीक है। और हमें लगता है आप सबको मालूम होगा कि log जो 2 का मान होता है वो 0.3010 होता है, ठीक है। तो बस इसको सिंपली रख देते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर T हाफ 1/2 बराबर हो जाएगा 2.303/K और log 10 का मान यहाँ हो जाएगा गुणे 0.3010, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा T हाफ बराबर आपका आएगा गुणा करने पाएगा 0.693/K, ठीक है। अब आप लोग ये भी सोचेंगे कि हमने इसका कितना जल्दी गुणा कर लिया, तो एग्जैक्टली होता क्या है कि T हाफ का हम लोग ऐसे हर बार नहीं करते हैं, हम लोग ये सूत्र जो है अर्धायु का याद कर लेते हैं। तो हमको पहले से ही पता है कि इसका गुणा करने पर इतना आएगा, तो आपको ये भी सूत्र याद कर लेना है कि T हाफ बराबर 0.693 क्या हो जाएगा, K होने वाला है, ठीक है। तो इतना ये चीज होने वाला है, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने इसको समझ लिया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा देखिए इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखिएगा अगर अर्धायु पर क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन होगा, इसमें K का मान रख के केवल आपको सारी चीजें करनी होगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, और हम लोग देख लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की विशेषताएं, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की विशेषताएं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ये तो T हाफ हो गया, तो इधर ही देख लेते हैं साइड में, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के विशेषताएं, अभिक्रियाओं की विशेषताएं या लक्षण, गड़बड़ हो गया, विशेषताएं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की विशेषताएं या लक्षण देख लेते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी विशेषता
कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो इस समीकरण का पालन करती हैं। तो लिखेंगे पहली विशेषता की प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं K बराबर 2.303 अपॉन T और लॉग यहाँ पर 10 पर बेस R की प्रारंभिक सांद्रता बटे T समय बाद सांद्रता इस समीकरण का क्या करती है, पालन करती है। पहली विशेषता है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता कि इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो K है, जो वेग स्थिरांक है, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक निकालना हमने सिखाया था, ठीक है, पार्ट 2 में। इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बहुविकल्पी में कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में जो वेग स्थिरांक होता है उसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। तीसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक तीसरा जो है वो विशेषता ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है, प्रथम घात पर निर्भर करता है या प्रथम घात के समानुपाती होता है। ये भी एक विशेषता है। चौथा विशेषता देखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का जो वेग समीकरण होता है वो इस प्रकार होता है कि वेग बराबर यहाँ पर K होता है और जो अभिकारक होती है उसकी सांद्रता के प्रथम घात होता है। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का वेग समीकरण। पांचवा देखिए, पांचवा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का पांचवा लक्षण क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का जो अर्धआयु होता है वो अर्धआयु जो होता है वो आपका होता है 0.693 अपॉन K। और खास बात यह है, इसकी एक और विशेषता है कि इसके अर्धआयु में जो अभिकारकों की सांद्रताएं होती हैं वो इसके अर्धआयु में नहीं होती है। यानी सिंपल से कहने की बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धआयु होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखिए कहीं यहाँ अभिकारक की सांद्रता है नहीं है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयु अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, चलती रहती हैं। आप सोचेंगे समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया समाप्त हो गई, तो समाप्त हो गई तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि T समय बाद समाप्त हो गई। तो T समय बाद जब समाप्त हो गई तो T समय मान लीजिए समाप्त हो गया, T समय बाद आप जानते हैं कि ये जो R की सांद्रता हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 0। जब R पूरी तरह से खत्म हो जाएगा मतलब रिएक्शन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अगर हम इसको रख के इसमें देखना चाहें कि क्या ये सही है, तो आप पाएंगे कि अगर इस समीकरण में हम ये T समय बाद, यानी मान लिया कि रिएक्शन खत्म हो गया और ये अभिकारक की सांद्रता 0 हो गई, ठीक है, ये देखिए R है, ये बदल रहा है P में, अगर ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया, 0 हो गया, तो मतलब रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये 0 हो गया, तो ऐसे समय आप पाएंगे कि इसका जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है, इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। और log 10 इन्फिनिटी का मान निकालेंगे तो वो भी मान आएगा इन्फिनिटी, और ऐसे समय t भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं इनफाइनाइट आ जाएगा। तो t का मान भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी अनंत आ जाएगा। अनंत का मतलब, समय अनंत होने का मतलब कि रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा, सदैव क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में मतलब इस प्रथम कोटि से अभिक्रिया संबंधित एक और टॉपिक है, और वो है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, या उसको हम लोग कहते हैं जो है आभासी एका अणु अभिक्रियाएं या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, और फिर बाकी का तो हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पढ़ने से पहले एक टॉपिक था जो इसके पहले हमको पढ़ाना था, लेकिन हम उसको बीच में नहीं पढ़ाए थे, तो इसको अभी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका टॉपिक जो है वो है गैसीय अभिकारकों के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। देखिए जब कोई अभिकारक जो होगा वो गैस अवस्था में, तो गैस अवस्था में अभिकारकों की जो सांद्रताएं होती हैं उसको ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उनका जो दाब या जो आंशिक दाब होता है उसको बड़ी सरलता से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। गैसों का दाब निकालना बड़ा सरल होता है, ज्ञात करना, मापना, लेकिन उनकी सांद्रता मापना थोड़ा कठिन होता है। तो ये हम लोग जानते हैं, दाब मापना सरल और सांद्रता मापना कठिन होता है। और ये आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि गैसीय अभिकारकों की जो सांद्रताएं होती हैं उसके दाब के समानुपाती होती है। तो बस यहाँ पर इसका ये मतलब निकलता है कि प्रथम कोटि के समाकलित समीकरण में जहां जहां सांद्रता का इस्तेमाल किया गया है, वहां अगर हम अभिकारकों के दाब का इस्तेमाल करें तब भी जो मान आएगा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन, सारी चीजें हर जगह जो कैलकुलेशन होगा बिल्कुल सटीक होने वाला। तो इसलिए चूंकि इसको मापना कठिन है, इसको सरल है, तो हम लोग इसी का प्रयोग करके प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण का निर्धारण करते हैं। तो वो हम आपको सिखा दे रहे हैं कैसे करते हैं। और याद रख लीजिएगा कि यहाँ जो समीकरण हम निकालने वाले हैं वो सभी रिएक्शन के लिए लागू नहीं होगा, वो केवल उसके लिए लागू होगा जिसमें ए टूट रहा है बी और सी में, यानी 2 भागों में। अभी 3 भागों में टूटेगा तो समीकरण कुछ और हो जाएगा,
4 भागों में टूटेगा तो समाकलित समीकरण या जो व्यापक समीकरण होगा कुछ और निकलने वाला। तो यहाँ सब बदलते रहते हैं, आप एक बार देख लीजिए हम कैसे निर्धारित कर रहे हैं तो आप सबके लिए कर लेंगे। ठीक है, देखिए t0 बराबर पर हम दाब मान लेते हैं कि a का दाब जो है t बराबर 0, मतलब अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो ऐसे समय यही होगा, और मान लेते हैं कि इसका जो दाब है वो है pi। ठीक है, एटीएम इसको हिंदी में वायुमंडल कहते हैं, ये दाब का मात्रक होता है, हमने मान लिया। अब इसका क्या होगा 0 0, क्योंकि ये सब तो अभी बने ही नहीं है तो इनके द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, गैसीय अभिकारक क्या होते हैं, चारों तरफ प्रेशर लगाते हैं, तो वही प्रेशर की बात हो रही है। t समय पर हमने मान लिया कि अब इसका कुछ भाग टूट गया। ठीक है, और हमने माना कि इसका कितना भाग टूट गया, इसका x भाग टूट गया। अगर इसका x भाग टूटा है तो इसके दाब में कमी भी कितनी हो गई होगी x, तो इसका दाब जो बचा होगा वो pi माइनस एक्स एटीएम होगा। x भाग टूट गया तो इसके दाब में कमी क्या हो गई, pi माइनस एक्स, इतना पहले था इतना निकल गया तो अब दाब इतना ही बचेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसका एक भाग टूट रहा है तो ये भी एक बन रहा है, ये भी एक बन रहा है, तो अगर इसका x भाग टूटेगा तो इसका भी कितना बनेगा x और इसका भी x। ठीक है, तो इसके द्वारा लगाया गया जो दाब होगा वो x एटीएम होगा और इसके द्वारा भी लगाया गया जो दाब होगा वो क्या होगा x एटीएम होगा। तो ये t समय पर ये हो गया टोटल इन सबका दाब, ये हमने टोटल मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, प्रारंभिक दाब आपको मालूम है। ठीक है, प्रारंभिक दाब यहाँ मालूम हो गया किसका, ए का। ठीक है, ए अभिकारक है। ठीक है, ये सब तो उत्पाद है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं अभिकारक ए का प्रारंभिक दाब, प्रारंभिक दाब। ठीक है, यानी t बराबर 0। तो प्रारंभिक दाब तो सबको मालूम है कि वो क्या है, pi एटीएम। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का रिएक्शन निकालते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का, तो हमको पता है कि वहां पर रिएक्शन होता है, क्या होता है, k बराबर 2.303 अपॉन होता है t, और लॉग यहाँ पर आप जानते हैं कि लॉग 10 पर बेस, और यहाँ होता है प्रारंभिक सांद्रता अपॉन होता है t समय पर सांद्रता। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके अनुसार निकालेंगे तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे क्या, प्रारंभिक दाब pi, और बटे यूज करेंगे t समय के बाद दाब। ठीक है, a का t से बाद जो दाब है हम मान लेते हैं pa। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ देखिए, ये हमने दाब के रूप में बदल दिया, ये जो pa है, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कि t समय बाद a का दाब। ठीक है, ए द्वारा जो दाब लगाया गया वो क्या है, पी ए। ठीक है, हमने मान लिया, तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से लागू होने वाला है। अब देखिए पी ए होगा क्या, पी ए आपका जो होगा वो कितना होने वाला है, वो पी आई माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये होने वाला है, और आपको पी आई तो पता ही है प्रारंभिक दाब, लेकिन यहाँ एक्स का मान अननोन है, पता ही नहीं एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, जब भी हम लोग कभी दाब निकालने जाएंगे तो हम लोग को प्रारंभिक दाब मालूम होगा, और या तो ये जो है कि t समय बाद एक यहाँ दाब मालूम होगा। ठीक है, x का मान तो बीच में मालूम ही नहीं चलेगा क्योंकि x तो कई पदों में है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग x का मान निकालने वाला है। तो हम लोग यहाँ टोटल देखेंगे कि t समय पर जो ये अभिक्रिया में जो भी चीजें हैं उनका कुल दाब क्या होगा। तो t समय बाद हम कुल दाब मान लेते हैं pt। तो ध्यान से देखेंगे कि t समय बाद जो कुल दाब है यही हमको यहाँ मिलने वाला है। तो t समय बाद हमको जो दाब मिलेगा pt वो मिलेगा pi माइनस एक्स। ठीक है, प्लस आपको मिलेगा x प्लस मिलेगा x, ये t समय बाद आपको कुल दाब मिलने वाला है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जब भी आप कभी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें सबका दाब नापेंगे तो आप या तो ये वाला दाब माप सकते हैं कुल, या तो ये वाला कुल दाब माप। जब भी आप दाब मापेंगे पात्र में, ये पात्र लगा है इसमें रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ से दाब मापेंगे तो आपको कुल दाब ही मालूम चलने वाला है। यानी आपको यहाँ का कुल दाब मिलेगा तो यहाँ का कुल दाब तो पी आई है वो आप माप सकते हैं, या तो आप यहाँ का कुल दाब मापेंगे तो वो आपको मिलेगा। तो यहाँ का कुल दाब जो होगा वो टोटल कितना होगा, पीटी होगा, और उसके बराबर इसका दाब इसका दाब इसका दाब मिला के जो होगा वही क्या होगा, कुल दाब। तो ये कुल दाब होने वाला, यहाँ से देखिए एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, और यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा पी आई, और यहाँ पर प्लस मिलेगा क्या, एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा पीटी। अब यहाँ से कितना आसान हो गया, अगर यहाँ से x का मान निकालना है तो हो जाएगा pt यहाँ पर, और माइनस क्या आ जाएगा pi। ठीक है, बस इसका प्रयोग करके हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका प्रयोग करके अगर हमको pa निकालना है तो pa निकालेंगे तो ये pi और माइनस यहाँ पर जो है ये x होता है। देखिए, तो अब यहाँ पर जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा pi, x का मान रखेंगे तो माइनस हो जाएगा pt, और माइनस हो जाएगा क्या
पी आई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, माइनस एक्स है तो इसका पूरा मान रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका जो आएगा, इधर देखिए ये आ जाएगा 2pi माइनस क्या हो गया, पीटी, ठीक है। तो ये आ गया पी का मान। अब इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम रखेंगे तो आपको आएगा के बराबर मिल जाएगा 2.303 अपॉन टी, और लॉग आपको मिलेगा 10 पर बेस आपको मिलेगा पी आई अपॉन पी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2pi माइनस क्या हो जाएगा, पीटी। ये समीकरण जो है ये गैसीय अभिकारक के लिए फॉलो हो रहा है, जब अभिकारक गैसीय हो और उसके साथ साथ यहाँ अभिकारक हो और 2 उत्पाद हो, तब के लिए समीकरण फॉलो होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह 3 उत्पाद 4 उत्पाद लेकर भी ये समीकरण ऐसा बना सकते हैं और इस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, क्यों किया है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं प्रथम कोटि से संबंधित छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, तो बड़ा ही सिंपल है कि ऐसी सभी अभिक्रियाएं जो हो तो प्रथम कोटि की, लेकिन उसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणुओं की संख्या हो ये एक से अधिक हो। एक से अधिक अभिकारक अणु जब आपस में भाग लेते हैं लेकिन अभिक्रिया होती है प्रथम कोटि की, तो ऐसे प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं को ही कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सिंपल एग्जांपल देखिए, जैसे हमने यहाँ ले लिया वही वाला एग्जांपल C12H22O11 आपका फेमस एग्जांपल, प्लस H2O ले लिया लिक्विड, और आप जानते हैं कि ये बदल जाता है C6H12O6 प्लस बदल जाता है C6H12 और O6, ठीक है। इधर से कोई मतलब नहीं है, ये देखिए यहाँ बदल गया। अब देखिए रिएक्शन हो गया। अब ध्यान से जब आप इसका वेग समीकरण निकालते हैं तो पाते हैं कि वेग बराबर यहाँ K हो जाता है और यहाँ C12H22 और O11 होता है, और यहाँ H2O जो होता है इसकी सांता पावर 1 होता है, यहाँ 0 होता है, ठीक है। यानी कि ये केवल और केवल जो होता है इस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में जो अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो कितने हैं, 2 है, एक इसका 2 अणु भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, लेकिन ये अभिक्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि की है। तो ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो कहलाएंगी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या इनको आभासी एका अणुक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो ये चीजें आपने जो है कि अच्छे से समझ लिया, इसको भी समझ लिया। इस प्रकार प्रथम कोटि से संबंधित जितनी भी चीजें थी हमने सब का सब आपको समझा दिया। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन गया होगा, काफी बड़ा वीडियो बना होगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी भी था। तो हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया, कुछ भी छूटा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर नए टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।